All right, everyone. So केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? करेक्ट, मैटर के बारे में। इसके अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पे आ जाएं तो हर मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होता है? तो एटम को डिफाइन कैसे करते हो आप? व्हाट इज एन एटम? कि किसी भी मटेरियल को जब ब्रेक डाउन करते हैं, एक टुकड़े में तोड़ा, फिर जो छोटा हुआ उसको और छोटा किया और छोटा, से करते करते एक स्टेज आएगा जो इतना छोटा होगा कि जिसको हम फर्दर ब्रेक, ऐसा बोला था डाल्टन ने। किसने बोला था? 1808 डाल्टन एटॉमिक थियरी के अंदर उनका डिस्कशन था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल. Atom is something which cannot be broken down into smaller particles. Atom is the fundamental particle. But क्या उनकी बात सही है? क्या उनकी बात सही है? नहीं, उनकी बात सही नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि एटम खुद किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, isn't it? इंटरेस्टिंग चीज ये है, एटॉमिक साइज कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? नियरली एंगस्ट्रॉम. जैसे मैं पूछूं कि भैया आपकी हाइट कितनी है, तो आप बताते हो ना सर इतना फीट इतना इंचेस. वेट कितना है? इतना किलोग्राम. वैसे एटॉमिक डायमेंशन, एक एटम कितना बड़ा होता हो? तो आंसर है नियरली, इसका जो यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम में, वो लेंथ का यूनिट. आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना? -10 मीटर या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट एन एंगस्ट्रॉम इज. 1 एंगस्ट्रॉम. अब आपको लगता है ये डिस्टेंस ऐसे मजाक लग रहा होगा, बट इसको थोड़ा सा रियलाइज करते हैं. एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर के लगभग इतना होता होगा जो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया, या ज्यादा कर दिया? मैंने ज्यादा कर दिया है, इंचेस के आसपास पहुंचता. चलो मान लो इतना बड़ा, ठीक है, चलेगा. अब आप बताओ 10 के पावर -8 तक पहुंचूंगा तो वो एटॉमिक डायमेंशन होगा. इसको जरा 10 से डिवाइड करो, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करो, तो क्या इतना इतना बड़ा आ जाएगा क्या? कई लोगों को तो ये दिख भी नहीं रहा होगा जो मैंने यहां बनाया है. लेकिन ये 1/10, ये 1 सेंटीमीटर था, ये 1/10 सेंटीमीटर, यानी 10 के पावर -1 सेंटीमीटर. तुम बेटा ये जो डॉट है ना, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? जो सबसे छोटा वाला डॉट आएगा वो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -2 सेंटीमीटर. और उसको ही देखने में हमारी हालत खराब हो जाएगी. तुम इमेजिन करो, जो नहीं दिख रहा है उसको फिर से 10 करेंगे तो 10 के पावर -3 -4 -5 सेंटीमीटर तक, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट, जिसको हम 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं. माइक्रोमीटर पता ना कितना होता है? 10 के पावर -6 मीटर को क्या बोलते हैं? 1 माइक्रोमीटर. तो 1 माइक्रोन तक की चीजों को देखने के लिए, 1 माइक्रोन तक की चीजों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, वो हमें दिखता ही नहीं. Isn't it? आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर कभी सुना हो, देखा हो, 9th-10th लैब में दिखाया जाता है बच्चों को. सेल देखते हैं हम लोग, नहीं, अनियन पील कर उसमें देखते हो ना, न्यूक्लियस भी दिखता है. क्या साइज होता है उनका? माइक्रॉन्स के ऑर्डर. आप सोचो कि इतना छोटा चीज भी हमें नहीं दिखाई देता है, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, जो कि -6 मीटर है, और अभी हमें इससे 10,000 टाइम और छोटा कोई चीज बनेगा, वो होगा एटम. तो ऐसा कोई एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो एटम को पिक्चराइज कर सके, आपको बता सके, आप देख सको. आपको एक और प्रूफ देता हूं कि एटम नहीं दिखाई देते हैं. ये बताओ, हमारे और आपके बीच में कुछ है प्रेजेंट? गैसेस हैं. कौन कौन सी गैसेस हैं भाई? हमारे और आपके बीच में मोस्टली कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेजर कंपोनेंट यही है. उसके अलावा 1% में बाकी सारी गैसेस हैं, CO2 है, आर्गन है, हीलियम है, बहुत सारी. लेकिन मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन है 78% या उससे भी ज्यादा.
और 20% से ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। क्या आपको लग रहा है मेरे तुम्हारे बीच में ऑक्सीजन तुमसे टकरा के मेरे तक आ रही है? दिखाई दे रहा है कहीं? लग रहा है कुछ नहीं है हमारे। मैं तुम्हें पूरा क्लियरली देख सकता हूं, बीच में कोई गैसेस पार्टिकल नहीं दिख। इतने छोटे होते हैं कि दिखेंगे नहीं। माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखाई देने वाली। अच्छा, फिर आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज नहीं लग रहा है? एटम हमें दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखता है ना, तो फिर हमें कैसे पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है? मजे की बात तो ये भी है कि एटॉमिक साइज भी हमें पता है, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 1.5 एंगस्ट्रॉम। उससे भी ज्यादा मजे की बात पता है क्या है? एटॉमिक मासेस भी हमें पता है कि इस एटम का मास कितना है। उससे भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि हमें ये भी पता है एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो नहीं दिख रहा है उसके अंदर। और उससे भी एक लेवल आगे की चीज है कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और कितना होता है वो भी प्रिसाइसली पता है। क्या ये अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग नहीं है कि जो चीज हमें कभी दिख नहीं पा रही है उसके बारे में इतना एक्यूरेसी के साथ एक एक डिटेल हमें पता करना अपने आप में एक मिस्टीरियस चीज नहीं लग रहा है? इसी मिस्ट्री को हम ओपन करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स। उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि ये कैसे पता चली ये सारी चीजें, इतने छोटे जो हमें दिखाई नहीं देता उसके अंदर ये पता करना कि इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर ये पता करना कि प्रोटॉन है, उसके अंदर ये पता करना कि ये कैसे है, इसी के बारे में हम फिगर आउट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। समझ में आ रहा है? तो ये आगे की चीजें हैं, लेकिन अभी आप यहां से लिखना शुरू करो, एक एक पॉइंट लिखना शुरू करो। देखो, मटेरियल अराउंड अस, मटेरियल अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ एटम्स और आयोन्स। एटम के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव आयोन्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। मटेरियल्स अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एटम्स और आयोन्स। अगला लिखो, एज पर डाल्टन्स थियरी ऑफ एटम, atom is the smallest particle, atom is the smallest particle या smallest part of an atom, sorry, smallest part of matter. Atom is the smallest part of atom. कॉमा लगाओ, आगे लिखो, atom is indivisible. एटम तोड़ा नहीं जा सकता। एटम इज इनडिविजिबल। और क्या चीज, और क्या चीज पता चलती है? एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल, यही पता चलता है ना। एटम क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब एटम से मिलके सारी चीजें बनी है, एटम किसी से मिलके नहीं बना। एक एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं सारे आइडेंटिकल, मतलब मैं बोलूं ऑक्सीजन, उसमें एक ऑक्सीजन में 2 एटम है, O2 OO, दोनों आइडेंटिकल है। लिखो, एलिमेंट सॉरी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब उनका मास, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह कितना है, ये सब के बारे में मैं बोल रहा हूं। वैसे
डाल्टन थ्योरी तक उन्हें ये पता ही नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, पता कितने टाइम पहले की बात है? 1808। कितने पहले की बात है ये? 1808। तकरीबन 200 साल पहले मान लो, 200 से थोड़ा ज्यादा, उसके पहले लोगों को केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता जाता था। एज अ साइंस भी ये डेवलप बिल्कुल भी नहीं था। 250-300 साल के पहले चले जाओगे तो बहुत सारी स्पेकुलेशन थी, बहुत सारे मिथ थे। एक बहुत पुराने टाइम की बात बता रहा हूं, बिफोर क्राइस्ट। तब लोगों को ऐसा लगता था, कभी आपने 4 एलिमेंट्स के नाम सुने थे जिनमें बोला जाता है एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर? तो इस तरह की भी हाइपोथेसिस थी जब लोग कैटेगराइज करना शुरू कर रहे थे। वो तो धीरे 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 ये जो एलिमेंट का राइट पर्सपेक्टिव है, एलिमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, लवोजियस, उन्होंने एक बड़ा क्लियर सा पिक्चर दिया। बोला भाई ऐसा कोई मटेरियल जिसको किसी तरीके से हम डिफरेंट चीजों में ब्रेक डाउन ना कर सके, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम उसी को एलिमेंट बोल सकते हैं। वाटर कोई एलिमेंट नहीं है। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली वाटर को ना आयरन के सरफेस पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वाटर फेंका, और यहां से ब्रेक डाउन होकर पता क्या निकल के आई? हाइड्रोजन गैस। और इसको कलेक्ट किया, बोला कि देखो ये वाटर था और अब क्या बन गया? गैस। कॉम्पोजिशन बदल गया, चीजें गड़बड़ हो गई, डिसइंटीग्रेट कर गया, मतलब ये एलिमेंट नहीं हो सकता। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, बट ये एलिमेंट। सो एलिमेंट का करेक्ट डिस्क्रिप्शन शुरू हुआ था लवोजियर के टाइम से, और धीरे धीरे उसके बाद एटॉमिक हाइपोथेसिस वगैरह, जब एलिमेंट पता चल गया चाहिए सिंपलेस्ट, तो उसके अंदर भी भाई क्या, तब यहां पे बात आई एटम्स की। तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल, फंडामेंटल। लेकिन यहां गड़बड़ी किस बात की है? डाल्टन थियरी में क्या गड़बड़ है? एटम कैन बी ब्रोकन। लिखो, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन थियरी, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन थियरी। Atom can be broken into electron, protons and neutrons. मतलब इसका, एटम इज नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल, रादर इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। और आगे बताता हूं आपको, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना, उसको भी तोड़ा जा सकता है क्वार्क एंड एंटी क्वार्क में। और उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, अभी 11th-12th में सिर्फ कहां तक रहेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो हमें ये क्या समझ में आया? एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन सभी के चार्ज एंड मास को याद करो, चार्ज एंड मास को याद करो। लेकिन उससे पहले ये समझो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां रहता है और इलेक्ट्रॉन कहां रहता है। तो देख बेटा, अभी बहुत रफ पिक्चर बता रहा हूं, इसमें बहुत चेंजेस आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते पढ़ते हम बहुत कुछ बदल चुके होंगे। फिलहाल अभी आप समझ लो कि बड़ा छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है और बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या रहते हैं? कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यू नो व्हाट इज द साइज? न्यूक्लियर साइज का डायमेंशन क्या है? इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, जिसको फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, फर्मी के ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस।
और एटॉमिक डायमेंशन मैं क्लोज टू इसलिए लिख रहा हूं, 1 एंगस्ट्रॉम नहीं लिखना चाहिए, क्लोज टू एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर, ये लिख लेना 10 टू द पावर -10 मीटर। ये इसलिए लिखना पड़ रहा है बेटा, सारे एटम आइडेंटिकल तो नहीं होते, कोई एटम बड़ा होता है कोई छोटा, लेकिन भाई कोई होगा 1.7 एंगस्ट्रॉम तो कोई 0.7 एंगस्ट्रॉम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक 1000 एंगस्ट्रॉम हो गया और एक 0.1 एंगस्ट्रॉम हो गया, ऐसा नहीं, पास पास ही रहते। तो इसलिए फ्यू एंगस्ट्रॉम ही लिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको लिखा है एटॉमिक साइजेस किस ऑर्डर के हैं, एंगस्ट्रॉम। एक सवाल देता हूं, आप इतना नोट करो, नोट करो, इतना डायग्राम बना के पूरा नोट करो। कर लिया? अब मैं एक सवाल देता हूं आपको, मुझे बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by an atom to volume occupied by a nucleus। यानी आपको एटॉमिक वॉल्यूम यही वैल्यू बतानी है डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम। ध्यान रखना है, एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करना है, एटॉमिक रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम एंड न्यूक्लियर साइज को, साइज ऑफ न्यूक्लियस 1 फर्मी, ऐसा मान के चलना है। मान लो मैंने ऐसा आइटम दिया जो 1 एंगस्ट्रॉम बड़ा है, उसका रेडियस, और न्यूक्लियस का साइज क्या है। अब आप इसका वॉल्यूम का रेशियो, और एज्यूम करो कि ये सब स्फेरिकल है, स्फीयर जैसे हैं, ठीक है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो निकाल के आप बताओ। चलो गाइस डू इट, आ जाए तो हाथ उठा लेना। आ गया? कितना आया? आइए देखते हैं। बताइए बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 πr। तो एटॉमिक वॉल्यूम जब आप लिख रहे होगे तो उसमें 4/3 पाई, आर के जगह क्या यूज करोगे? रेडियस ऑफ एन एटम।
एटम का रेडियस कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसको इसी यूनिट में रखो 1 एंगस्ट्रॉम पे पावर, कोई दिक्कत। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई और न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1 फर्मी टू द पावर 3। अग्री करते हो सब लोग? अब आपको रेशियो लेना था। रेशियो का मतलब क्या हुआ, यही ना, ये निकालना है ना आपको। वॉल्यूम ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एटम का वॉल्यूम और ये डिवाइड करोगे बेटा 4/3 पाई, 4/3 पाई गायब हो जाएगा। ये 1 एंगस्ट्रॉम पे पावर 3 अपॉन 1 फर्मी पे पावर 3। तो बताओ आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a बाई बी, ए पे पावर 3 बी पे पावर 3 हो तो इसको a बाई बी होल पे पावर 3 लिख सकते। तो बताओ a एंड b, एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है मीटर में, सेम यूनिट में करते हैं 10 के पावर, अरे तभी कटेगा ना बेटा, जब तक आप यूनिफॉर्म नहीं करोगे ऊपर और नीचे तब तक कहां कटने वाले हैं। और नीचे ये कितना होता है 10 के पावर -15 मीटर, और इस पूरे का क्यूब। बताओ इसको ऊपर लेके जाएंगे, आपको पता है ना पावर में अगर बेस सेम हो तो ऊपर पावर डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो 10 के पावर -10 -15 और पूरे पे पावर कितना 3। ये बताओ -10 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, तो 10 टू द पावर -10 प्लस 15 एंड पूरे पे पावर कितना 3। अब एक बात बताओ, ये दोनों मिलकर के कितना आ रहा है 5 एंड 5 पे पावर 3 कितना आ गया 15। So what is the right answer, 10 to the power 15, ये करेक्ट आंसर। किसी का आया था 10 to the power 15 टाइम्स। अगर मैं आपको सिंपली ये पूछता कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द साइजेस ऑफ अ न्यूक्लियस विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस का साइज एटॉमिक साइज के रिस्पेक्ट में कितना है, तो क्या आप उनका रेडियस का रेशियो निकाल के देख सकते हो कितना आ रहा है 10 के पावर 5। कहने का मतलब यह है कि एक एटम का जो साइज है वो 10 के पावर 5 टाइम्स बिगर है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तुम समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं कि एटम यानी जहां तक इलेक्ट्रॉन रहता है वही तो एटम है ना, न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन जहां तक रहता है उसका साइज। एक एटम 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। उसको कुछ ऐसे विजुलाइज करो कि अगर तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर की छोटी सी स्फेरिकल बॉल दे दी जाए हाथ में, इतना जितना मैंने हाथ ऐसे किया, ये 1 सेंटीमीटर है, उसको न्यूक्लियस मान लो तुम, इतना बड़ा न्यूक्लियस है, तो एटम कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 1,00,000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा, 10 के पावर 5 मतलब 1,00,000 होता है। 1,00,000 गुना बड़ा का मतलब समझते हो 1,00,000 सेंटीमीटर। यहां से 1,00,000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल के बताओ, 1,00,000 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर, बिल्कुल सही। 1,00,000 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा 1, मतलब तुम समझो एटम कितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस इतना सा है, एटम 1 किलोमीटर जितना बड़ा है, उतने बड़े एटम में इतना छोटा सा न्यूक्लियस। ये मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। कायदे से मुझे अगर एटम इतना बड़ा दिखाया तो न्यूक्लियस को पॉइंट भी नहीं दिखा सकता। एटम इज दैट बिग एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, बहुत बड़ा, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतने छोटे डिस्टेंसेस को मेजर कर सके। डू वी हैव, डू वी हैव, नहीं है। नॉर्मल जो स्केल यूज करते हो उससे हम सेंटीमीटर मिलीमीटर यहां तक जाते हैं, उससे नीचे जाना हो तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब होते हैं।
उससे और नीचे जाना पड़ जाए तो और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आएंगे। इतने छोटे के लिए हमारे पास क्या ही है। ये सब डिस्टेंस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन डेवलप करके निकाला जाता है। ऐसे कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकल के आता है, वहां से निकालते हैं वैल्यूज, मेजर करके वैल्यूज नहीं निकालते, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के थ्रू निकलती है। और उन्हीं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को हमें सीखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। तो क्या ये बात समझ में आया? एटम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है बेटा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कितना छोटा है? बहुत छोटा है। उनके एटॉमिक साइजेस वर्सेस न्यूक्लियस के साइजेस का वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 10 के पावर 15। साइज ऑफ एटम टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10 के पावर 5। एक एटम एक न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले सभी स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले स्पीशीज का क्या नाम है? न्यूक्लियॉन्स। लिखो, द स्पीशीज रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस are termed as nucleons. Species residing inside the nucleus are termed as nucleons. समझ में आया सभी को? ओके जी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं कि भाई एक एटम को आखिर रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का जनरल सिंबल होता है ऐसा एक्स, यहां नीचे जेड और यहां ए। जहां बेटा जेड क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। और यही Z कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर, एक ही बात है। व्हेन यू से सोडियम 1123, इट मीन सोडियम हैव 11 प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि दैट वी हैव 11 प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। एंड व्हाट इज ए माय डियर? ए को क्या बोलते हैं? मास नंबर। क्या बोलते हैं? एंड मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कोई बात अलग तो नहीं बोल रहा हूं भाई? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही तो बोलते हैं। कितने न्यूक्लियॉन्स है उसके बारे में ये बताता है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? ये सुनो, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उनका सम ही तो मास नंबर है। अब तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लिखो तो, लिखो। फाइंड द total number of electrons, protons and neutrons present in, find the total number of
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट, किसके अंदर बात कर रहा हूं, प्रेजेंट इन व्हाट, सोडियम 1123, ऐसे ही रिप्रेजेंट करके बताना, सोडियम 11 and 23। तो अब आप क्या बोलोगे बेटा, बड़ा सिंपल सा है सर ये तो, अभी आपने बताया Z यानी जो नीचे लिखा हो यही क्या है, एटॉमिक नंबर, और यही क्या है, प्रोटॉन नंबर। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, Z, और ये वैल्यू कितनी है 11। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हमें पता है P प्लस N की वैल्यू कितनी है, मास नंबर विच इज A, और ये वैल्यू कितनी है 23। भाई दोनों जोड़ करके 23 है, और प्रोटॉन अकेले कितना है 11, तो न्यूट्रॉन कितना बचा, A टोटल नंबर माइनस Z 23 माइनस 11 कितना आया। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो आपको क्या करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को कम करना, हटा देना, यही करना है ना। चक्कर पड़ गया कि सर चलो मुझे न्यूट्रॉन पता चल गया 12, प्रोटॉन पता चल गया, लेकिन एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ है कैसे पता चलेगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस पर प्रोवाइडेड कोई चार्ज ना हो, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज 11 या 11 प्रोवाइडेड उस पर कोई चार्ज। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, बोलिए जी, कौन बताएगा मुझे। ये एटम न्यूट्रल होता है, और थोड़ा आगे बढ़ो, बिल्कुल सही बोले हो कि एटम न्यूट्रल है। अच्छा कुछ बोला नहीं, इस मेरा सवाल ये था कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन क्यों होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर ये है, एटम इज इलेक्ट्रिकली, बोलो, न्यूट्रल, पहला चीज, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, QE का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.602 इंटू 10 के पावर -19 कुलम। कुलम इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ चार्ज, जैसे मास के लिए क्या यूज करते हो किलोग्राम, वैसे इसके लिए ऐसे ही Q ऑन प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन पे चार्ज एग्जैक्टली इतना, तो भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए नेट चार्ज 0 होना चाहिए, नेट चार्ज 0 होने के लिए अगर प्रोटॉन का चार्ज उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन का है, साइन अपोजिट है, तो दोनों का नंबर भी बराबर होना चाहिए। तो इसके दो मेजर फैक्टर हैं, एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे चार्ज एक ही होता है, मैग्नीट्यूड वाइज साइन अलग अलग होता है, और एटम न्यूट्रल है, और न्यूट्रल बनाने के लिए जितना प्लस उतना ही, तो जितना प्रोटॉन उतना ही होना चाहिए, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। समझ में आया, तो इसी बहाने आपको चार्ज समझ में आ गया, ये वैल्यूज याद रखोगे, चार्ज के बारे में ये सारी चीजें याद रखोगे। मैं आपसे पूछूं आज के टाइम में टोटल
ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स नोन है आपको? कितने एलिमेंट्स नोन है? हाँ, 118, 118 एलिमेंट आपको नोन है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे करते हुए बेरिलियम, मैग्नीशियम डॉट डॉट डॉट, स्कैंडियम, जिंक, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, करते 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 ओजी, ऑर्गेनिसन। यहां जाके चीजें खत्म होती है 118। इसके अलावा दो और अलग से आपको सीरीज याद करनी है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो आज मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन कराया केमिस्ट्री के, मटेरियल के अंदर हमें क्या समझना होता है, एटम क्या होता है, इनका इंट्रोडक्शन। आज जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो सिर्फ ये है कि ये 118 एलिमेंट जो भी हैं इनका इंट्रोडक्शन तुम लो। हाँ भाई बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा सिंबल क्या है, क्या समझ में आ रहा है? पोटेशियम बोलते हैं तो उसका सिंबल क्या है? के। लैंथेनम बोलते हैं तो सिंबल क्या है? La। ऑर्गेनिसन बोल रहे हैं तो सिंबल क्या है? ओजी। तो आज घर जाकर के आपको, मैं आप सभी को एक पीरियोडिक टेबल दे रहा हूं, जिनके पास ये पीरियोडिक टेबल, ऐसे ये बड़े आराम से आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। इनमें देखो नाम लिखे हुए हैं सभी के, ये पकड़िए, ये मैं सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं और इनके नाम और सिंबल के साथ आप याद करके आओगे। अगली क्लास में मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि भाई ये पर्टिकुलर नाम है, इसका सिंबल बताओ क्या है, या उल्टा भी, ये सिंबल है तो इसका नाम क्या है, क्या करके आओगे? ये होमवर्क है आज आपके लिए। आज आप इन 118 एलिमेंट से इंट्रोड्यूस हो जाओ, इन 118 एलिमेंट से आज घर जाके, यही होमवर्क है आपके लिए आज का, यही काम करना है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन।